नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे कॉलेजियम प्रणाली की। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखकर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कॉलेजियम में सरकार का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ऐसा पारदर्शिता के लिए जरूरी है। कानून मंत्री ने एक बार पुनः कॉलेजियम की जगह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की भी बहाली का पक्ष लिया है। कानून मंत्री किरण रिजिजू की चिट्ठी ऐसे वक्त में आई है जब जजों की नियुक्ति को लेकर पिछले कुछ वक्त से सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच रस्साकसी देखने को मिल रही है। कई सवाल इस मुद्दे को लेकर उठ रहे हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कॉलेजियम की जो बार बार बात उठ रही है तो क्यों उठ रही है, क्या इस मुद्दे पर पारदर्शिता और जवाबदेही का जो मुद्दा है वो कितना महत्वपूर्ण है। खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार के पूर्व सचिव PK मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मल्होत्रा जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश डॉक्टर जस्टिस सतीश चंद्र जी से। सतीश जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर वागेश्वरी देशवाल, जो प्रोफेसर हैं फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली विश्वविद्यालय की। आपका भी स्वागत है। लेकिन शुरुआत PK मल्होत्रा जी मैं आपसे करूंगा क्योंकि मुद्दा बहुत अहम है, न्याय से जुड़ा हुआ है और मुद्दा बार बार कॉलेजियम से जुड़ा हुआ है। आखिर क्या है कॉलेजियम, पहले तो हम इसी पे चर्चा करेंगे क्योंकि दर्शकों को समझना चाहिए कि यह मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है और सरकार की तरफ से इस मुद्दे को कानून मंत्री लगातार क्यों उठाते रहे हैं समय समय पर। उससे पहले भी यह मुद्दा उठता रहा है। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? मनोज जी, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। आपने बात किया कि कोलिजियम सिस्टम क्या है। कोलिजियम सिस्टम एक्चुअली जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजेस की अपॉइंटमेंट होती है वो आर्टिकल 124 और 217 के अधीन होती है संविधान के। और इसमें ये लिखा गया है कि प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सच अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट may make appointment to the Supreme Court and High Court of Supreme Court and High Court judges। ये कार्य जो है ये 1992 तक सुचारू रूप से चलता रहा, एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट करती रही। लेकिन जब अपॉइंटमेंट्स में ये देखा गया कि कहीं ना कहीं सरकार की ओर से ऐसी स्टेटमेंट आई कि हमें कमिटेड जुडिशरी चाहिए या जजेस का सुपर सेशन होना शुरू हुआ और जजेस को सुपरसीड करके चीफ जस्टिस बनाए गए, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करते हुए आर्टिकल 124 की व्याख्या करते हुए जो उसमें कहा गया कि प्रेसिडेंट में इन कंसल्टेशन विद, उस कंसल्टेशन को कंकरेंस में कन्वर्ट कर दिया और ये कहा गया कि ये कंकरेंस का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी बनेगी, उसमें एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर डिवाइस किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। उस मेमोरेंडम प्रोसीजर में ये कहा गया कि एक कोलिजियम होगा, कोलिजियम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। हाई कोर्ट का कोलिजियम जो है, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 जजेस, वो नाम को रिकमेंड करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर की क्लियरेंस के बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में जो कोलिजियम है उसके पास जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम उन नामों को क्लियर कर देता है तो वो केंद्रीय सरकार के पास आते हैं और केंद्रीय सरकार को उसके ऊपर विचार करने के बाद में अगर सोचती है कि कोई ऐसे व्यक्ति का नाम भेजा गया जिसको सरकार चाहती है कि ये नियुक्ति के लिए ठीक नहीं है, तो वो कोलिजियम को दोबारा कंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है। और अगर कोलिजियम उसको दोबारा से रिकमेंड कर देता है तो सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है उसको डिले करे और उसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार और मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के हिसाब से केंद्रीय सरकार को उस जज की नियुक्ति करनी पड़ेगी। ये कोलिजियम सिस्टम जो आया है ये बाय जुडिशियल प्रोसेस आया है, बाय इंटरप्रेटिंग आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए 3 अलग अलग जजमेंट आए और उन तीनों जजमेंट का ये अल्टीमेटली रिजल्ट निकला कि कोलिजियम सिस्टम 1992 से लेकर के आज तक हमारे देश में काम कर रहा है। संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, ये जुडिशियल डिसीजंस के थ्रू कोलिजियम सिस्टम आया है। अब ये आया क्यों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि क्योंकि उस समय केंद्रीय सरकार से ये देखा गया कि वो कमिटेड जुडिशरी की बात कर रही है और कुछ ऐसे लोगों को अपॉइंट करना चाहते हैं जो सरकार को प्रमोट करना चाहते हैं, तो ये इंटरप्रिटेशन के थ्रू आया। अब जब कोलिजियम सिस्टम में भी ये देखा गया कि जब 1992 से लेकर आज तक ये सिस्टम काम कर रहा है, इसमें भी कुछ खामियां नजर आई और ये देखा गया कि कुछ इस तरह की नियुक्तियां की जा रही हैं, जजेस अपॉइंट जजेस,
जब इस तरह के एलिगेशन लगने लगे और कुछ ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की गई जिसको केंद्रीय सरकार ये समझती थी कि वो नियुक्ति के लायक नहीं है, तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का एक बिल 2014 में संसद में पारित किया गया। जी। उसके साथ संविधान में भी अमेंडमेंट किया गया, लेकिन इसको 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर निरस्त कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से डील करता है। बिल्कुल, मैं अब इस मुद्दे को आगे बढ़ाता हूं, कॉलेजियम और पूरे सिस्टम को। इसलिए मैंने आपसे समझने की, मल्होत्रा साहब, कोशिश की, दर्शकों को बताने की कोशिश की कि आखिर इस मुद्दे को लेकर के सवाल उठते हैं तो क्यों उठ रहे हैं और ये सिस्टम क्या है, जजों की नियुक्ति कैसे होती है। सतीश जी, मेरा सवाल आपसे है, अगर बार बार कॉलेजियम को लेकर सवाल उठ रहे हैं, पारदर्शिता का सवाल आता है, जवाबदेही का सवाल आता है, तो इस पे विचार नहीं होना चाहिए? क्या सरकार का प्रतिनिधि इसमें नहीं होना चाहिए? देखिए, आपका प्रश्न तो बहुत महत्वपूर्ण है और मल्होत्रा जी ने अभी जो मेरे फॉर्मर कुलीग भी रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस प्रक्रिया पे प्रकाश डाला है कि कॉलेजियम सिस्टम में और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का कैसे होता है। मैं फिर भी एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन बताऊंगा कि ये जो कॉलेजियम है, ये एक सिस्टम है जिससे कि अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ द हाई कोर्ट जजेस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस होते हैं, इनको किया जाता है। और हमारे यहाँ इन दोनों को अपॉइंट करने का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है आर्टिकल 124 एंड 217 217 के अंदर, जिसके अंदर लिखा प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द जजेस सो एंड सो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो भी है, व्हाटएवर मे बी, आफ्टर कंसल्टेशन विद द सीजेआई। देयर इज नो वर्ड ऑफ द कॉलेजियम। मल्होत्रा साहब ने भी कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई प्रोविजन ही नहीं है, वैसे भी कोई प्रोविजन नहीं है कॉलेजियम का, ये तो इंटरप्रिटेशन से आया है जी। इसकी व्याख्या कैसे की जाए और इसकी बैकग्राउंड क्या है, सबसे पहले आया था हमारे यहाँ ये जो इशू था, वो आया था कि गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट है अपॉइंटमेंट करने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए इसके बारे में आरटीआई के अंदर और नॉट। तो वो था एसपी गुप्ता का केस, 3 दिसंबर 1981 को ये केस डिसाइड हुआ और इसके अंदर जो था फर्स्ट जजेस केस के नाम से इसको जाना जाता है। और उसके अंदर उन्होंने कहा था कि रिकमेंडेशन कैन बी रिफ्यूज बाय द एग्जीक्यूटिव, जो सीजीआई रिकमेंडेशन करता है वो कैन बी रिफ्यूज, और एग्जीक्यूटिव की सुपरमेसी जो है उसके अंदर उन्होंने बरकरार रखी थी। उसके बाद आया एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड केस, जिसको हम कहते हैं सेकंड जजेस केस, और ये था 6 अक्टूबर 1993 का। यही वो जजमेंट है जिससे कॉलेजियम की उत्पत्ति हुई थी और ये 9 जजेस का था और जस्टिस वर्मा ने इसमें मेजोरिटी डिसीजन लिखा था और उन्होंने कहा कि जो ये अपॉइंटमेंट का मामला है ये जुडिशियल फैमिली का मामला है और एग्जीक्यूटिव का इसके अंदर कोई रोल नहीं है, और सीजीआई विल कंसल्टेशन ऑफ द कुलीग्स में सेंड द नेम्स एंड देयर इज नो रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव, और प्रेसिडेंट उसको एक्सेप्ट करेगा, प्रेसिडेंट का कोई रोल उसके अंदर होगा नहीं, सिर्फ एक्सेप्ट करने के अलावा। और जैसा मल्होत्रा साहब ने कहा भी है कि अगर वो एक बार वापस भेज देता है, दोबारा भेजेंगे तो उनके पास कोई चॉइस नहीं है, उसको उनको अप्रूव करना ही पड़ेगा उसके अंदर। इसके जब ये आगे जजमेंट्स आ गए और कॉलेजियम सिस्टम लागू हो गया, तब 1998 के अंदर के.आर. नारायण जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दिया सुप्रीम कोर्ट का कि भाई सिस्टम को कैसे बताओगे, कैसे डिफाइन करोगे, देयर आर सो मेनी कंप्लेंट्स अबाउट दिस सिस्टम। तो इन द मीन टाइम 214 जो हमारी लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी वो आई और उसके अंदर उन्होंने सजेस्ट किया कॉलेजियम का प्रोसीजर क्या होगा, और उन्होंने कहा सीनियर मोस्ट 3 जजेस होंगे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट करेंगे। लेकिन जहां तक सुप्रीम कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट है वो 5 जजेस करेंगे सीनियर मोस्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो रिकमेंडेशन भेजेंगे। ये उसके अंदर हुआ और तब से ये सिस्टम हमारे यहाँ चालू है और ये वर्किंग कर रहा है। अब इसके बाद इतने सालों के बाद जब ये वर्किंग कर रहा है तो इसमें एग्जीक्यूटिव का तो कोई रोल नहीं है। गवर्नमेंट चाहती है कि उनको पास में पावर आए अपॉइंटमेंट करने की, जुडिशरी इसको छोड़ना नहीं चाहती। तो इसमें अगर प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो बहुत सारे एलिगेशन आए हैं कॉलेजियम सिस्टम के अंदर, और उसके अंदर पहला एलिगेशन तो यही है कि जब भी कोई जजेस का सुपरसीड किया जाता है, मान लीजिए कोई सीनियर मोस्ट जज उसको रिकमेंड नहीं कर पाते और दूसरे को कर देते हैं, जूनियर मोस्ट को कर देते हैं, तो उसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग और कोजेंट रीजन वो कहीं नहीं दे पाते और ना कॉलेजियम उसको बताता है किस रीजन पे उन्होंने सीनियरिटी को वायलेट किया है। सबसे पहले तो उसमें जजेस के अंदर फ्रस्ट्रेशन यही आ पाता है। दूसरा, कंसल्टेशन जो आपस में होती है कॉलेजियम मेंबर्स में वो राइटिंग में नहीं हो पाती और उसकी कॉपी भी अवेलेबल नहीं हो पाती, किसी को क्या मिला है क्या नहीं है, उनके व्यूज क्या थे पर्टिकुलर जज के बारे में और पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में क्या व्यूज थे वो कुछ पता ही नहीं लगते, जो वापस हुआ है क्या नहीं हुआ है। दूसरा, आपस में इसको लेकर के पॉलिटिक्स चलती है जजेस के अंदर, और उसके अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जो जजेस की एक लॉबी बन जाती है, किसी को नाम को पुश करने के लिए हो जाता है, ये होता है। और सबसे बड़ा जो एलिगेशन आया था ये है कि डायनेस्टी ऑफ जजेस है, एक एक फैमिली के 3-3 जनरेशन के 7-7 लोग एक एक फैमिली के जजेस बने हुए हैं, एक फैमिली के 7 जजेस बने हुए हैं। आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता क्या होगा क्या नहीं।
अगर आप सर्वे कराएंगे तो ये पाएंगे कि 92% जजेस जो हैं वो डायनेस्टी से, उनके चैम्बर से आते हैं। तो ये एक सीरियस एलिगेशन इनके ऊपर लगा था। तीसरा और लास्ट में जो है, जो प्रैक्टिकल है, जो पोटेंशियल कैंडिडेट हैं टू बी एलिवेटेड, अगर उनके यहाँ कॉलेजियम का कोई मेंबर आ जाए उस शहर के अंदर विद फैमिली, तो वो पूरी फैमिली की फैमिली उनकी सेवा में लग जाती है, फ्लैटरिंग करने लगती है, और जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं वो दिल्ली के अंदर डेरा डालते हैं हर हफ्ते, और वहां पर जो है उनको पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करते हैं कि उनका नाम इसके अंदर आ जाए। तो दीज आर द एलिगेशंस जिसके लिए ये सतीश जी जो है बदनाम हुआ है। सतीश जी, मुझे ये अच्छा लग रहा है कि आप खुद न्यायाधीश हो रहे हैं और उसके बाद आप इस तरह की बातें आज दर्शकों के सामने रख रहे हैं। दरअसल सवाल कॉलेजियम को लेकर यही उठता है। बागेश्वरी जी, जो सवाल उठते हैं उसमें पक्षपात का सवाल है, भाई भतीजेवाद का सवाल है, उसकी संभावना रहती है, नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत जो हैं उसके विरुद्ध है ये, और क्लोज डोर मैकेनिज्म और असमान प्रतिनिधित्व, इस तरह के सवाल उठते हैं जो कॉलेजियम की प्रणाली अपनाई गई है जजों की नियुक्ति के लिए। इस मुद्दे को आप कैसे देखती हैं? मनोज जी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फीचर है सेपरेशन ऑफ पावर्स। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ये तीनों अपने अपने दायरे में काम करते हैं, लेकिन ये सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है इसका मतलब एक्सक्लूसिविटी नहीं है। हमारे यहाँ पर जहां हम सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करते हैं, वहीं साथ में हम डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस की भी बात करते हैं। बिकॉज देखिए, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो किसी भी एक के हाथ में सारा का सारा पावर देना, जैसे कि अब कॉलेजियम सिस्टम के केस में हुआ है, जो एक ये एक्सक्लूसिविटी है। हिंदुस्तान के अलावा और कोई ऐसा देश नहीं है जहां की जजेस अपॉइंट जजेस। आप देखिए, ये जो अभी सिस्टम चला आ रहा है, ये जो कॉलेजियम सिस्टम, जिसकी वजह से कि आप देखिए औरतों का रिप्रेजेंटेशन, या जो माइनॉरिटीज हैं, या जो अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी मिनिमल। एक एलिटिस्ट सा इमेज बन गया है, क्योंकि देखिए एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर भी अपना गुजारा चलाने में बहुत मुश्किल होता है। कॉलेजियम सिस्टम में क्या है कि जजेस, दे आर अपॉइंटिंग दोज पीपल हु हैव अ वेल एस्टैब्लिश्ड करियर, अ वेल एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो लोग मार्जिनलाइज्ड हैं वो फर्दर और मार्जिनलाइज हो रहे हैं, और उनको तो मेन स्ट्रीम में आने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है जी। तो ये जो एक्सक्लूसिविटी है, जो बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स हो रहा है, नेचुरली एलिगेशंस आएंगे नेपोटिज्म के, भाई भतीजावाद के। जैसे जस्टिस चंद्रा ने बताया, एक परिवार के 7 सदस्य, आपको क्या लगता है किसी और परिवार में कोई क्वालिफाइड या कॉम्पिटेंट इंसान है ही नहीं? और फिर जब हम इस तरीके के लोगों को अपॉइंट करते हैं जो कि एज आई वुड से दे आर फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड एंड दे हैव नो कनेक्शन व्हाटसोएवर विद, जिसे हम कहते हैं कि सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट वो लोग कॉम्प्रीहेंड कर पाए या समझ पाए आम जनता को क्या मुश्किलें हैं, जिसके लिए वो कानून का दरवाजा खटखटाते हैं। इसीलिए टू हैव अ रिप्रेजेंटेशन अक्रॉस ऑल सेक्शंस ऑफ पीपल बहुत जरूरी है कि ट्रांसपेरेंसी लाई जाए इसमें, इस तरीके का। और ये जो हमारा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था, वो बहुत ही एक्सीलेंट एक मैकेनिज्म था जो इवॉल्व किया गया था। आज के दिन जो कॉलेजियम सिस्टम है, इसमें जजेस की एक्सक्लूसिविटी है। गवर्नमेंट का तो सिर्फ इतना रोल है कि वो इंटेलिजेंस ब्यूरो का अपना वो सिर्फ बैकग्राउंड चेक्स कराते हैं, उसके अलावा सरकार की कोई से है ही नहीं जी। तो ये जो एक्सक्लूसिविटी है, दिस हैज टू गो, देयर हैज टू बी ट्रांसपेरेंसी, वो लाने की बहुत ज्यादा। बिल्कुल भागेश्वरी जी, ये सवाल भी उठता है साथ ही साथ कि जो हमारी जुडिशरी सिस्टम है, इसमें समाज के जो अलग अलग वर्ग हैं उसकी भागीदारी कितनी है। सवाल महिलाओं का है, सवाल वंचितों का है, सवाल दलितों का है। मैं कास्टिज्म की दृष्टि से नहीं देख रहा हूं चीजों को, लेकिन समाज के सभी वर्गों की भागीदारी हो, यह मुद्दा उठता रहा है। मल्होत्रा साहब, बहुत सम्मान के साथ जुडिशरी का सम्मान करता हूं और एक सवाल आपसे समझना चाहता हूं, क्या संविधान में जुडिशरी को असीमित कुछ भी करने की वो दे रखी है अधिकार, कि संसद से कोई चीज अगर बनाई जाएगी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग संसद से बना और उसको रद्द कर दिया गया, सरकार का रिप्रेजेंटेशन कॉलेजियम में हो या ना हो यह भी जज तय करेंगे? मनोज जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप दोबारा उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है जो बात आप कह रहे हैं। डॉक्टर बागेश्वरी ने अभी बिल्कुल ठीक कहा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर सुप्रीम एंड वी हैव गिवन टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन।
और और सरकार के तीनों अंग एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इनको इस संविधान ने क्रिएट किया है। संविधान सुप्रीम है और संविधान के अंदर लिखा गया है कार्यपालिका के क्या अधिकार होंगे, उनके क्या ड्यूटीज होंगी। सिमिलरली लेजिस्लेचर के क्या अधिकार होंगे, क्या ड्यूटीज होंगी, और न्यायपालिका के क्या अधिकार होंगे और क्या ड्यूटीज होंगी। जब इस तरह की व्याख्या संविधान में की गई है और हर सरकार का अंग अपने क्षेत्र में, अपने दायरे में रह के काम करेगा, तो शायद इस तरह की सिचुएशन नहीं आएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लेजिस्लेचर को पूरी पावर है कि वो कोई भी कानून के दायरे में रहते हुए कोई भी कानून पास कर सकता है, संविधान के दायरे में रहते हुए कोई भी कानून पास कर सकता है। लेकिन उस कानून की संवैधानिक वैधता को अगर चैलेंज किया जाता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं, इसका अधिकार जुडिशियल रिव्यू की पावर एक्सेस करते हुए हमने जुडिशरी को दिया है। और अगर जुडिशरी ने ऐसा सोचा कि जो कानून लेजिस्लेचर ने पास किया है, पार्लियामेंट ने पास किया है, संवैधानिक रूप से वो मान्य नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्रक डाउन कर सकती है। शायद इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का बिल, जो कि संसद में पूर्ण बहुमत के साथ और आधी स्टेट लेजिस्लेचर ने भी उसको अप्रूव किया, उन्होंने जब इसको क्लियर कर दिया तो उन्होंने इसलिए स्ट्रक डाउन किया, उन्होंने ये कहा कि प्रोबेबली यहाँ कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अफेक्ट होती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो दी गई वो ठीक थी? जब तक वो इंटरप्रिटेशन को चेंज नहीं किया जाता, जब तक उस कानून को चेंज नहीं किया जाता, क्योंकि वो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट से आई है, वो हम सबके ऊपर मान्य है, बाध्य है, और जब तक वो जजमेंट रहेगी हमको फॉलो करना पड़ेगा। इसके दो तरीके हो सकते हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देते हुए खुद कहा कि जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जिसके अंदर हम अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं, अगर उस मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में भी कुछ खामियां हैं और उन खामियों को दूर करने के लिए दोबारा से उसमें कुछ चेंजेस लाके सरकार के पास भेजा गया। अब सरकार के पास दो ऑप्शन थी, या तो उस कानून को वो दोबारा पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करते, नया बिल लेकर के आते और जो खामियां सुप्रीम कोर्ट ने बताई उनको दूर कर देते। दूसरा आसान तरीका, जो कि अभी विधि मंत्री महोदय ने एक पत्र लिख करके चीफ जस्टिस को भेजा है, कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में ही इस तरह का प्रावधान कर दिया जाए कि जिसमें जब हाई कोर्ट रिकमेंड करती है तो उसमें स्टेट का एक गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव रहना चाहिए, और अगर सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड करती है तो उसमें केंद्रीय सरकार का एक रिप्रेजेंटेटिव रहना चाहिए। मैं समझता हूं ये जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन रिकमेंड किया गया था, उसी का एक छोटा वर्जन है। कंप्लीट वर्जन इसलिए नहीं है क्योंकि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में 2 एमिनेंट पर्संस की अपॉइंटमेंट का भी प्रावधान था, जो इस सजेशन में नहीं भेजा गया है। तो मैं समझता हूं अगर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को मॉडिफाई कर दिया जाए और उसको स्ट्रेंथन कर दिया जाए, जिसमें अपॉइंटमेंट का ट्रांसपेरेंसी प्रोसेस जो है वो सामने आ जाए, तो उसमें कोई बुराई नहीं होगी। हमें इस बात का भी संज्ञान लेना चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट के पास कोई मामला जाता है, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट का हो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की अपॉइंटमेंट का हो, दूसरी संवैधानिक पदों पर अपॉइंटमेंट का हो, तो सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है कि इनकी अपॉइंटमेंट में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, आपने क्या प्रोसीजर फॉलो किया, जुडिशरी उसका जानना चाहेगी। अगर ये जानना चाहती है जुडिशरी, तो मैं समझता हूं अगर सरकार ये चाहती है कि जजेस की अपॉइंटमेंट में भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। एक प्रोसीजर का हमें मालूम होना चाहिए, किसको अपॉइंट किया, किसको नहीं किया, वो सिलेक्शन कमेटी का, कोलिजियम का मामला है, लेकिन उसका एक प्रोसीजर बहुत जो है वो क्लियर होना चाहिए, वो लोगों को पता होना चाहिए। और जैसा कि बागेश्वरी जी ने भी कहा, जजेस अपॉइंट जजेस, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। I think this practice has to change because it has not stood the test of time in the later days, while in earlier days it had stood the test of time। और अच्छे जजेस की अपॉइंटमेंट कोलिजियम सिस्टम में भी हुई है, अच्छे जजेस की अपॉइंटमेंट जब पहले एग्जीक्यूटिव करती थी उस समय भी हुई है। जी बिल्कुल मल्होत्रा जी। सतीश जी, ये मुद्दा वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का, क्योंकि इसे पार्लियामेंट ने पास किया था और इस मुद्दे को लेकर तमाम तरह के सवाल उठे हैं, पहले भी उठे हैं, बाद में भी उठे हैं। राज्यसभा के सभापति जी ने भी एक सवाल सामने रखा है सदन के, और मैं आपसे समझना इस बात को चाहता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो है, जो न्यायाधीश हैं, क्या असीमित पावर है उनके पास कि देश के कानून मंत्री अगर पत्र लिखते हैं, अगर कोई मुद्दा उठाते हैं कि जो जजों की नियुक्ति का कोलिजियम है उसमें सरकार का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, सरकार की भागीदारी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए, तो उसको भी
नजरअंदाज किया जाएगा? अगर संसद से कोई एक्ट बनेगा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट, उसको भी रद्द कर दिया जाएगा। क्या यह उचित है संवैधानिक दृष्टि से? देखिए, को पैनलिस्ट ने पहले ही कहा है और वो निर्विवाद है कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और तीनों का जो पावर का डिवीजन है तीन अंगों के बीच में, वो डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जहां तक सवाल है आपका नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का, ये एक्ट 2014 का है जिसको 99 अमेंडमेंट भी किया गया था 2014 में, और इसको लाए थे 13/4/2015 से, और ये जजमेंट आया था 16 अक्टूबर 2015 को, जिसमें इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। अगर आपको याद हो, मैं पूरा ध्यान नहीं है, स्टैम्प जजमेंट बहुत पुराना है थोड़ा सा, लेकिन इसके 6 मेंबर रखे गए थे। इसके अंदर 3 सिटिंग जज थे और 3 जो थे एमिनेंट पर्सन रखे गए थे, और उसके अंदर एक वीटो पावर दी गई थी। हर आदमी को, हर मेंबर को एक वीटो पावर दी गई थी, और जो 3 एमिनेंट पर्सन थे वो कहीं डिफाइन नहीं थे व्हाट इज द एमिनेंट। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन किया कि ये नहीं चल पाएगा, और ये एनजीएसी दोबारा आएगा ही आएगा। गवर्नमेंट तो जैसे कि पत्र लिखा भी है, और वैसे भी आजकल वाइस प्रेसिडेंट ने भी कहा है दोबारा से तो आना ही आना है। तो इसमें मेरा तो सजेशन यही है कि जो एमिनेंट पर्सन है उनकी बजाय वो फॉर्मर जजेस को रख लें या फॉर्मर लीगल पर्संस को रख लें, जिसके अंदर की लॉ कमीशन के चेयरमैन भी हो सकते हैं या और कोई एमिनेंट पर्सन भी हो सकते हैं जो, और उसके अंदर आईएएस वगैरह को रखना तो ठीक होगा नहीं। तो जुडिशरी के अंदर वो एमिनेंट पर्सन के नाम पे आईएएस ले आए या कुछ ले आए, वो तो ठीक होगा नहीं। तो उसमें मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि रिटायर्ड जजेस को रखें जिनकी लीगल बैकग्राउंड है, उन्होंने काम भी किया है, वो करें एमिनेंट पर्सन के अंदर। और दूसरा, इस वीटो पावर की जगह अगर वो मेजोरिटी डिसीजन कर दें तो मेरे विचार से कोई कारण नहीं है कि उसको बाद में कोई चैलेंज करने का आधार बन पाएगा, और वो होगा उसके अंदर, और ये नए अवतार के अंदर आ जाए। और एलिवेशन जो है टू चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो भी है, ये सीनियरिटी के बेस पर ना हो, ये परफॉर्मेंस देखी जाए हर जज की क्या होती है क्या नहीं है। और इसके लिए हमारे यहाँ नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड है जी, जिसके अंदर सबके जजमेंट्स आते हैं और सारे के सारे डेटा आते हैं कि किस जज ने कितने जजमेंट लिखे हैं, उनके क्या ऑर्डर्स हैं, क्या है, तो उससे पता लग जाएगा कि इसका कितना डिस्पोजल है और क्या नहीं है। तो मेरा मैं कहने का मतलब है कि मेरिट कम सीनियरिटी पे उसको ध्यान रखा जाए और उसके बाद उसका एलिवेशन किया जाए। और जो कंप्लेंट्स आती हैं या जो क्वालिफाइड होता है, मतलब क्वालिटी ऑफ पर्सन है या उसके जजमेंट है, तो मेरा सजेशन इसके अंदर एक छोटा सा ये है कि इसको एक रिटायर्ड जजेस की कमेटी बना दी जाए, हाई कोर्ट जजेस की, अदर देन हाई कोर्ट। मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज की कंप्लेंट आ रही है या वहां के कैंडिडेट की कंप्लेंट आ रही है, तो आंध्र प्रदेश वाला देख ले उस कंप्लेंट को, तो वो 2 जजेस वहां के देख लेंगे, उसके बाद वो डिसाइड हो जाएगा। तो अगर ये थोड़ी सी भी प्रिकॉशन लेगी सरकार, तो मेरे विचार से कोई कारण नहीं बनता कि नया आने वाला जो एनजेएसी है उसको कोई सेटिस्फाइड किया। सरकार तो समय समय पे पहल करती रही है कि जुडिशरी में जवाबदेही हो, पारदर्शिता हो, न्यायपालिका में इस मुद्दे को उठाती रही है। सरकार की तरफ से उठता रहा है, ये मुद्दा समय समय पे उठता रहा है। लेकिन सवाल, मैं कोई न्यायपालिका के अधिकार पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं न्यायपालिका में जो लोग हैं उनकी बौद्धिकता पे सवाल नहीं उठा रहा हूं। बागेश्वरी, मेरा सवाल यह है कि संसद से कोई कानून बनता है, संसद से कोई एक्ट बनता है, एनजेएसी जो एक्ट बना वो भी संसद से बना, लेकिन उसको रद्द कर दिया गया, 5 जजों की बेंच ने उसे रद्द कर दिया। मेरा सवाल यह है कि संसद में भी कोई कानून बनता है तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि उस पर चर्चा करते हैं, घंटों चर्चा उस पर होती है, तब कोई कानून बनता है। मैं इस मुद्दे को भी आपसे समझना चाहता हूं। देखिए, आर्टिकल 124 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है कि जजेस का जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करेंगे इन कंसल्टेशन विद अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एज द केस में बी। अब ये जो सेकंड जजेस केस आया उसमें इस कंसल्टेशन को हटा के कॉन्करेंस, ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन था। यहाँ जजेस ने अपने ही अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर को अपने ही कन्वीनियंस के हिसाब से इंटरप्रेट करके कंसल्टेशन को कॉन्करेंस कर दिया। कंसल्टेशन मतलब सलाह करना, कॉन्करेंस मतलब एग्रीमेंट। उसके बाद जो एनजेएसी था उसको रद्द करके उन्होंने खुद ही एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर ड्राफ्ट किया, जो कि इट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी। उसमें भी क्या था कि प्राइमेसी जजेस के ही पास थी कि अगर सवाल उठता है किसी कैंडिडेट के कैंडिडेचर पे और फिर अगर उसे रीटरेट कर देती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तो फिर से जो है प्रेसिडेंट, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा और उसको वो जो नाम है वो नोटिफाई करना ही पड़ेगा। अब ये जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स काउंसिल कमीशन आया था,
आप देखिए जनता के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने घंटे इस पे डेलिबरेट करके और एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला डिवाइस किया गया था जिसमें कि हमारे प्रेसिडेंट थे, चीफ जस्टिस थे, 2 सीनियर मोस्ट जजेस थे, एक हमारे जो यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं वो थे, 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स भी थे और बड़ा ही अच्छा एक बैलेंस बना रखा था कि अगर जजेस किसी नाम से ना खुश हैं तो उनके पास वीटो पावर था कि वो चाहे तो उस नाम को रद्द कर सकते हैं। और जो रिप्रेजेंटेशन था उसमें था माइनॉरिटीज का, विमेन का, सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस का, तो उसको जो रद्द किया गया एक तरीके से, मैं ये बहुत ही भारी वर्ड है अगर मैं कहूं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जो जजमेंट था वो देखा जाए तो अपने आप में वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नजर आता है। जी, जाहिर सी बात है कि जो राजनीति की राजनीति होती है वो तो जनता को दिखाई दे सकती है। नेताओं के भी जो राजनीति होती है वो जनता देख सकती है, समझ भी सकती है, लेकिन न्यायपालिका के भीतर बहुत कुछ ऐसा होता है जिसको लोग देखते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन शायद चर्चा उतनी नहीं हो पाती है। जाहिर सी बात है, चर्चा होगी तो कॉलेजियम का जो मुद्दा है उस पर भी कोई ना कोई एक रास्ता निकलेगा, क्योंकि सवाल नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का भी है। आप तीनों ने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।